नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सेट नंबर 6 होगा। अब तक मैंने आप लोगों को सेट 5 तक पीडीएफ और वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे सेट नंबर 6 करेंगे। इसमें भी मैंने तीनों सब्जेक्ट का क्वेश्चन रखा हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। क्वेश्चन वही है जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन होते हैं, और घटना चक्र का। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको युग्म दिया गया है, आपको ये देखना है कौन सही है और कौन गलत है। पहला देखते हैं मेसोन की खोज। मेसोन क्या है? एक कण है। इसकी खोज किसने किया? हिडेकी युकावा ने किया। युकावा पढ़े होंगे। मेसोन की खोज किसने किया? युकावा, जो कि ये क्या है? सही है। पॉजिट्रॉन की खोज। पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिट्रॉन एक एंटी पार्टिकल है। किसका एंटी पार्टिकल है? तो ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों का क्या होता है? द्रव्यमान बराबर होता है, लेकिन किंतु इस पे जो आवेश होता है वो अलग अलग होता है। पॉजिट्रॉन पे जो आवेश होता है पी से पॉजिट्रॉन, पी से पॉजिटिव, इस पे जो चार्ज होता है पॉजिटिव, जबकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए उसका एंटी पार्टिकल बोला जाता है। इसकी जो खोज किए थे वो एंडरसन एवं हैश ने किए थे। ये दो वैज्ञानिक थे, सीडी एंडरसन एवं हैश। तो ये भी आपका क्या है? सही है। तीसरा जो है आपका सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य तथा अन्य तारों में जो ऊर्जा का स्रोत है वो किस प्रक्रिया के तहत होता है, और इस सिद्धांत को किसने दिया? तो वो दिए थे एच ए बेथे साहब ने। यानी बेथे साहब ने दिए थे। उन्होंने बताए कि सूर्य तथा अन्य तारों में जो ऊर्जा का स्रोत है, जो ऊर्जा उत्पादन होती है, वो नाभिकीय संलयन के तहत होती है। किसके तहत होती है? नाभिकीय संलयन के तहत होती है। तो ये लिख लीजिएगा, ये सब बढ़िया क्वेश्चन है। वन लाइनर में आप इसको लिख सकते हैं कि सूर्य तथा अन्य तारों में ऊर्जा उत्पादन का जो स्रोत नाभिकीय संलयन है, ये सिद्धांत किसने दिया? तो एच ए बेथे साहब ने दिया। एच ए बेथे साहब क्या बोले कि सूर्य तथा अन्य तारों में जो ऊर्जा उत्पादन का जो स्रोत है, जो उनको ऊर्जा मिल रही है, जो नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन से ऊर्जा मिलती है। और इसी सिद्धांत को एच ए बेथे साहब ने दिए थे कि सूर्य तथा अन्य तारों में जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है, और इसको सर्वप्रथम बेथे साहब ने बताए थे। ये भी सही है। चौथा है कि प्रायूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसने किया था? प्रायूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको साहब ने नहीं किए थे। प्रायूरेनियम तत्वों का संश्लेषण सीबॉर्ग साहब ने किए थे। किसने किए थे? सीबॉर्ग साहब, याद रखिएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये युग्म सही नहीं है। तो प्रायूरेनियम तत्वों का संश्लेषण सीबॉर्ग साहब ने किया था। अब हम बात करते हैं एनरिको फर्मी की। तो पता होगा हम लोगों को कि एनरिको फर्मी ने पहले परमाणु रिएक्टर अर्थात परमाणु भट्ठी या आणविक भट्ठी का क्या किए थे? खोज किए थे। किसने? एनरिको फर्मी ने। और दुनिया का पहला जो परमाणु रिएक्टर था या आणविक जो भट्ठी थी जिससे बिजली उत्पादन की जाती है, वो हमारा जो था वो शिकागो पाइल 1 था। क्या नाम था उसका? शिकागो पाइल 1। याद रखिएगा, दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर शिकागो पाइल 1। ये क्या था? आणविक भट्ठी था, परमाणु भट्ठी थी। क्या थी? परमाणु भट्ठी थी या एक आणविक भट्ठी थी जिससे बिजली उत्पादन किया जाता है। और इसकी खोज जो किए थे वो किए थे एनरिको फर्मी साहब ने किए थे। किसने किए थे? एनरिको फर्मी साहब। इसलिए एनरिको फर्मी साहब को परमाणु युग का वास्तुकार या परमाणु बम का वास्तुकार भी कहा जाता है। वास्तुकार की बात करते हैं, परमाणु युग का वास्तुकार बोला जाता है किनको? एनरिको फर्मी साहब को बोला जाता है। तो ये दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर हो गया। यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है वो कौन सा है? अप्सरा है। कौन सा है? अप्सरा है। तो इस प्रकार छोटी मोटी बातें आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताया। तो इससे क्या निकल कर आया? पहला, मेसोन की खोज किसने किया? युकावा ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया? एंडरसन एवं हैश ने किया। जो इलेक्ट्रॉन का क्या है? एंटी पार्टिकल है। सूर्य तथा अन्य तारों में जो ऊर्जा मिलती है वो नाभिकीय संलयन से मिलती है, और ये सिद्धांत बेथे साहब ने दिए। प्रायूरेनियम तत्वों का संश्लेषण ये जो बताया वो सीबॉर्ग साहब ने बताए, और एनरिको फर्मी साहब ने क्या बताया? इन्होंने क्या किया? दुनिया को सर्वप्रथम यानी पहला परमाणु रिएक्टर दिए जिसका नाम था शिकागो पाइल 1, और भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था हमारा अप्सरा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 आपका समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि मेंडल ने यानी ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित किए थे। जिस जीवधारी का उपयोग किया हुआ कौन सा था? अर्थात जो वंशागति नियम का जो सिद्धांत दिए थे, उन्होंने जो अपना सिद्धांत का जहाँ परीक्षण किए थे वो किस पे किए थे? किस फल पे किए थे? किस पक्षी पे किए थे? तो हम लोगों को पता है उन्होंने किस पे किए थे? मटर के पौधा पे किए थे। किस पे किए थे? मटर का पौधा पे किए थे।
ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने स्वतंत्र अपव्यूहन का भी नियम दिए थे। स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे। वंशागति नियमों को प्रतिपादित भी किए थे। अब बात करते हैं कुछ कुछ वैज्ञानिक जो अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किए या परीक्षण किए या उसका अध्ययन किए, वो किस पौधे और या किस मक्खी पे किए। तो चलिए हम बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल का, तो हो गया मटर पे। यदि हम बात करते हैं डार्विन साहब का, तो आप लोगों को बताए थे डार्विन साहब जो अपना जो अध्ययन किए थे वो एक पक्षी पे किए थे जिसका नाम था फिंचीज पक्षी। क्या नाम था? फिंचीज पक्षी किए थे, और एक द्वीप पे किए थे जिस द्वीप का नाम था गैलोपागोस द्वीप। और ये गैलोपागोस द्वीप कहाँ पे था? तो ये प्रशांत महासागर में थे। और जिस जहाज से वो यात्रा कर रहे थे वो एच.एम. बीगल जहाज का नाम था। क्या नाम था? एच.एम. बीगल जहाज का नाम था। पक्षी का नाम फिंचीज पक्षी था, और प्रशांत महासागर में किए। जो द्वीप का नाम था वो का नाम था गैलोपागोस द्वीप। ये डार्विन साहब किए किस पक्षी पे? फिंचीज पक्षी पे। मेंडल साहब किस पे किए? मटर के पौधा पे। अब बात करते हैं टी.एच. मॉर्गन साहब की। टी.एच. मॉर्गन साहब ने फल मक्खी पे किए। किस मक्खी पे किए? तो वो फल मक्खी पे किए अपना परीक्षण। फल मक्खी पे किसने किया? तो टी.एच. मॉर्गन साहब ने। फिंचीज पक्षी पे किसने किया? डार्विन साहब ने। एक और याद रखेंगे, ह्यूगो डी ब्रीज। ह्यूगो डी ब्रीज किस पे किए? तो ह्यूगो डी ब्रीज वो किए सांद प्रिमरोज या लैमार्कियाना। प्रिमरोज पौधा या किस पे किए? लैमार्कियाना पे किए, या लैमार्कियाना। ये पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं। इस प्रकार याद रखिएगा 4-5 वैज्ञानिक का नाम और वो किन किन पक्षी या पौधे पे किए। तो पहला याद रखना है ग्रेगर जॉन मेंडल किस पे किए? मटर के पौधे पे किए। उसके बाद टी.एच. मॉर्गन फल मक्खी पे किए। डार्विन साहब आपका फिंचीज पक्षी पे किए। और उसके बाद ह्यूगो डी ब्रीज वो किए अपना लैमार्कियाना या आपका शांत प्रिमरोज पौधे पे किए। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या हुआ? समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर से चुनिए। बोलता है सिरका में कौन सा अम्ल है? सिरका में उपस्थित अम्ल, तो हम लोगों को पता है सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल कहाँ है? 3 में है, तो ए का क्या हो जाएगा? 3। दूध का खट्टा होना, आप लोगों को पता है दूध का खट्टा होना यानी ये किसके कारण होता है? तो ये लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। यही हमारा क्या पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु एक पाया जाता है हमारा। तो देखते हैं दूध से जो दही बन जाता है, जो दही खट्टा लगता है, उसमें एक जीवाणु पाया जाता है। जब माइक्रोस्कोप से आप दही को देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे जीवाणु देखने को मिलेगा। वो जीवाणु लैक्टोबैसिलस जीवाणु है। और वही लैक्टोबैसिलस जीवाणु के ही कारण क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। वो लैक्टिक अम्ल के कारण दूध क्या होता है? खट्टा होता है, या दही हमारा क्या होता है? खट्टा होता है। इस प्रकार ये 4 हो जाएगा। दूध में पाए जाने वाला रेनिन आप लोगों को पता ही है। दूध में पाए जाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। प्रोटीन आपका कैसिन होता है। हड्डियों में उपस्थित जो यौगिक होता है वो हमारा कैल्शियम फॉस्फेट होता है। कौन सा होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1। और आमाशय रस में उपस्थित अम्ल आप लोगों को बताया था स्टोमक, पेट या उदर, इसमें जो हमारा जो रस पाया जाता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और याद कीजिए आप लोगों को हम बताए थे आमाशय का 3 पार्ट। सबसे ऊपर का पार्ट कौन सा होता है? कार्डियक भाग होता है। सबसे ऊपर क्या होता है? कार्डियक भाग होता है। बीच में क्या होता है? फंडिक होता है। नीचे क्या होता है? पायरोलिक होता है। याद कीजिए, कुछ याद है आप लोगों को? कार्डियक से मैंने आप लोगों को बताया था जो हार्ट से जुड़ा होता है। कार्डियक से क्या निकलता था? एक रस निकलती थी, एक अम्ल निकलती थी जिसका नाम था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और भोजन को क्या करता था? ज़्यादा स्पाइसी भोजन को ये अम्लीय बनाता था ताकि पचने में आसान हो। उसके बाद फंडिक बताए थे। फंडिक में याद है कुछ आप लोगों को? भूख लगने पर पेट में खलबलाहट मच जाती है, जिसमें किसके कारण? तो उसमें रूगी पाया जाता है। RUGA, रूगी बताए थे आप लोगों को। रूगी फंडिक में। पायरोलिक में याद है आप लोगों को? इसी से जठर रस निकलता है, जो आप लोगों को बताए थे जठर रस या पायरोलिक। इसको पायरोलिक ग्रंथि या जठर ग्रंथि से रस निकलती है, एंजाइम निकलती है। इन सारी चीज़ों को आप लोगों को मैंने क्या किया था? बताया था। शायद आप लोगों को याद होगा। चलिए इस प्रकार आप मिला लेंगे। आप डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हुआ। तो ये बता दिए कार्डियक से क्या निकलता था? HCl। और ये आपका निकलता था फंडिक से रूगे और पायरोलिक ग्रंथि, या इसी को जठर ग्रंथि बोलते हैं, जिससे हमारा पेप्सिन और रेनिन निकलता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हुआ। आप इसे ऑप्शन से मिला लेंगे। इसमें जो सारी बातें, जैसे दूध आता है ना, तो आप यहाँ पे खुद अपने से क्या कीजिए? क्वेश्चन बनाना सीखिए। इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, दूध से जो दही बनता है जो खट्टा लगता है कौन सा जीवाणु पाया जाता है, समझे? ये सब खुद अपने से क्वेश्चन डेवलप कीजिए, खुद से बनाइए, सोचिए दूध उजला क्यों होता है, गाय का दूध पीला थोड़ा क्यों होता है। ये सब थोड़ा अपने से जब क्वेश्चन डेवलप करने लगेंगे तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन क्या होगा? आपके दिमाग में सेट होने लगेगा और एग्जाम में छूटेगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित उपस्थिति के कारण होता है। यानी तुलसी का जो पौधा है इसे औषधीय दवा के रूप में भी यूज करते हैं, या औषधीय महत्व इससे दी जाती है। कि क्यों दी जाती है? तो कुछ ना कुछ गुण इसमें पाया जाता होगा। इसमें फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड पाया जाता है। इसके अलावा और इसमें पाया जाता है सोपोनीन भी पाया जाता है। याद रखिएगा, सोपोनीन पाया जाता है, फ्लेवोनॉइड है ही, फिनॉल है ही, एक ग्लाइकोसाइड भी पाया जाता है। ये सब लिख लीजिएगा, ग्लाइकोसाइड पाया जाता है। यही सब वजह से क्या होता है? इसे औषधीय महत्व दी जाती है।
और ये कीटनाशक के रूप में भी क्या होता है, यूज होता है। जैसे आप देखते होंगे घर में ये सब क्या होता है, जब चेचक वगैरह हो जाता है बोलता है नीम का पत्ता वगैरह रख दीजिए, इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो तो एक हमारा ये धार्मिक महत्व नहीं बोल सकते हैं, एक ये देवीय महत्व के दृष्टिकोण से रखा जाता है। और ये क्या होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि बात करेंगे तो ये सब पाया जाता है फिनॉल एवं फ्लेवोनॉइड और सोपोनिन एवं ग्लाइकोसाइड। ये क्या करता है, जो भी जहरीले जीवाणु होते हैं या विषाणु होते हैं उसे हद तक मारने के ये क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये याद रखिएगा, तुलसी के पौधे में सोपोनिन पाया जाता है, फ्लेवोनॉइड, दो तो याद ही रखना है, एक फिनॉल और सोपोनिन, फ्लेवोनॉइड और ग्लाइकोसाइड, ये चार 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सरसों के तेल में समानता मिलावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो सरसों के तेल में पोस्ता के बीज से एक तेल निकलता है जिस तेल का नाम होता है आर्जीमन का तेल। ये आर्जीमन का तेल क्या किया जाता है, आर्जीमन का तेल सरसों के तेल में मिला दिया जाता है। किसके बीज से निकलता है, तो पोस्ता के बीज से निकलता है। कौन सा तेल निकलता है, तो आर्जीमन का तेल। कभी कभी एग्जाम में पोस्ता के बीज पूछता है और तेल भी पूछता है कि सरसों के तेल में समानता कौन सा तेल मिलावटी के रूप में मिलाया जाता है, तो बोलते हैं आर्जीमन का तेल। और आर्जीमन का तेल पोस्ता के बीज से निकलता है। जिस प्रकार सरसों के बीज से सरसों का तेल निकलता है उसी प्रकार पोस्ता के बीज से आर्जीमन का तेल निकलता है। यही सब तेल आजकल मार्केट में क्या होता है, सरसों में मिला दिया जाता है और ये मिक्सर तेल चलता है। जो आप देखे होंगे एक ओरिजिनल सरसों का तेल आप पेड़ा के लाइए मशीन से, उसका कलर और जो मार्केट में तेल मिलता है दोनों का कलर बिल्कुल अलग होता है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सब क्या किया जा रहा है, ये सब तेल उसमें मिला दिया जा रहा है जिससे वो क्या हो जा रहा है, वो प्योर ना होके अनप्योर हो जा रहा है, इम्प्योर हो रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें मेन बातें सीखने वाली बात क्या हुई, तो हमारा सरसों के तेल में कौन सा तेल मिलाया जाता है, तो पोस्ता का बीज का तेल, आर्जीमन का तेल मिलाया जाता है जो पोस्ता के बीज से प्राप्त होता है। दोनों याद रखिएगा, आर्जीमन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है, पोस्ता के बीज से प्राप्त किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सूखा सहिष्णुता से संबंधित है। सूखा सहिष्णुता, सूखा सहिष्णुता का मतलब क्या होता है, सूखे के प्रति सहनशील वैसा पौधा जो सूखे की परिस्थिति में एब्सिसिक अम्ल क्या करता है, संश्लेषण कर और जिन्हें उन्हें जल को संरक्षित करने में मदद मिलती है। जो पौधा सूखे के प्रति क्या होता है, जो पौधे सूखे के प्रति सहनशील होते हैं और उस समय उसे यदि जल चाहिए, उनको जल संरक्षित करना हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक हार्मोन का संश्लेषण करता है जिस हार्मोन का नाम होता है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल यानी सूखे के कंडीशन में या सूखे के प्रति सहनशील पौधे अपने जल को यदि संरक्षित करना हो तो उस समय एक हार्मोन संश्लेषित करता है जिस हार्मोन का नाम है एब्सिसिक अम्ल। आप लोगों को हमने बताया था पादप हार्मोन, याद कीजिए पिछला वीडियो में शायद होगा, पादप हार्मोन 5 बताए थे। एक वृद्धि वर्धक 3 हार्मोन बताए थे, याद है आप लोगों को, जोश वाली बात बताए थे, जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। एक बताए थे वृद्धि रोधक जिसमें जोश आ वाली बात किए थे, ऐसे एब्सिसिक और ऐसे एथिलीन या एथिन। जिब्रेलिन क्या था, बौने प्रजाति वाले पौधे की क्या करता था, वो वृद्धि करते थे, पुष्पन करते थे, अनिषेक फलन करते थे और क्या करते थे, अंकुरन के लिए उत्साहित करते थे। जबकि हमारा ऑक्सिन का कार्य क्या था, ये भी अनिषेक फलन करते थे, ये ऑक्सिन भी क्या करते थे, अनिषेक फलन करते थे। जबकि साइटोकाइनिन आप लोगों को हमने बताया था कि साइटोकाइनिन का कार्य क्या है, तो ये कोशिका विभाजन करते थे। पेड़ पौधे का क्या करते हैं, कोशिका विभाजन करते हैं जिससे क्या होता है, क्लोरोफिल इसका नष्ट नहीं होता है, ये हरे भरे दिखते रहते हैं। जो आप लोगों को बताए थे कि मार्केट में जो पानी में पौधे वगैरह डाल देते हैं वो साइटोकाइनिन का एक घोल होता है और वो क्या करता है, उसमें आपका ये कोशिका विभाजन होते रहता है जिससे वो उसके अंदर जो रखा हुआ पौधा है हरा भरा दिखते रहता है। एब्सिसिक अम्ल क्या करता है, एब्सिसिक अम्ल ठीक जो जिब्रेलिन कार्य करता है, साइटोकाइनिन कार्य करता है, उसका उल्टा कार्य करता है। ये क्या करता है, वृद्धि को रोक देता है, अंकुरन को रोक देता है एब्सिसिक अम्ल, और कोशिका विभाजन को रोक देता है। जबकि एथिलीन एक क्या है, एकमात्र पादप हार्मोन है, आप लोगों को बताए थे, जो फलों को क्या करता है, पकाता है और पेड़ से जब फल पक जाता है तो गिरने में भी मदद करता है, पत्तों को भी गिराने में मदद करता है। तो ये सब वगैरह ये कार्य करता है कौन, हमारा एथिलीन या एथिन, जो एकमात्र पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और ये सूखे के प्रति सूखा सहिष्णुता से संबंधित जो हार्मोन है वो एब्सिसिक अम्ल है। इस प्रकार आप लोगों को समझ में आया होगा। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। जिब्रेलिन बता ही दिए, साइटोकाइनिन बता दिए, एक इंडोल एसिटिक अम्ल है। तो ये आप पादप हार्मोन यहाँ से याद रखिएगा, जोश आ, जिब्रेलिन, ऑक्सिन और आपका साइटोकाइनिन और ऐसे एब्सिसिक और ऐसे एथिलीन हो जाएगा। पहला 3 जो है वृद्धि वर्धक है, यानी ये क्या करता है, पेड़ पौधे को बढ़ाने में मदद करता है, फल फूल को बढ़ाने में मदद करता है। जबकि हमारा ये दोनों में से एक क्या करता है, रोकने का कार्य करता है और सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन का कार्य भी करता है हमारा एब्सिसिक। और एक इसमें से एक ये जो है ये भी क्या करता है, फल फूल पत्ती गिराने का कार्य करता है और गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र हार्मोन है और फल को पकाने में भी कार्य करता है। कच्चे फलों को भी कृत्रिम ढंग से पकाने में ये गैस उपयुक्त होती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है, नील हरित शैवाल।
नील हरित शैवाल आप लोगों को हम बताए थे कि नील हरित शैवाल एक प्रोकैरियोटिक क्या है, प्रोकैरियोटिक जीव है, प्रोकैरियोटिक एकोशिकीय जीव है और ये दुनिया का पृथ्वी का सबसे क्या है, सबसे पुराना जीव भी है ये हमारा नील हरित शैवाल हो गया। उसके बाद नील हरित शैवाल क्या है, तो सुमेलित कीजिए। तो नील हरित शैवाल यहाँ पे जो है एक खाद के रूप में, जैविक खाद के रूप में यहाँ सुमेलित करने के लिए हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो नील हरित शैवाल की यदि बात करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया या ऑक्सीफोटोबैक्टीरिया भी, फोटो ऑक्सीबैक्टीरिया भी बोलते हैं, एक दूसरा नाम भी हम बताए थे। ये धान में क्या होता है, पाया जाता है, धान में पाया जाता है। ये क्या करता है, ये सब जो सब आपको दिख रहा है, ये सब के सब क्या है, जैविक उर्वरक की तरह कार्य करते हैं। इन लोग का काम है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना, अर्थात हमारे फसल को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाना, जिससे हमारे फसल क्या हो, बढ़िया से उसका उपज हो। तो उसी की चर्चा करेंगे। नील हरित शैवाल हमारा क्या होता है, धान में पाया जाता है। नील हरित शैवाल धान में क्या होता है, पाया जाता है, जो एक क्या है, जैव उर्वरक है। राइजोबियम लेग्यूमिनसेरम, लेग्यूमिनीसेरम है, ये भी मटर के क्या होते हैं, मटर के जड़ में पाए जाते हैं, जो बहुत बार बार पढ़े होंगे। राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है, जिससे हमारा मटर का फसल क्या हो, बढ़िया हो। यदि बात करेंगे एजोटोबैक्टर की, तो एजोटोबैक्टर जो हमारा होता है, ये एजोटोबैक्टर गेहूं में क्या होता है, हमारा होता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। एजोला जो होता है वो मक्का में नहीं होता है। एजोला क्या होता है, तो इसकी हम चर्चा कर रहे थे, चलिए क्षमा चाहेंगे, कॉल आ गया था। तो ये एजोला जो है हमारा मक्का में नहीं पाया जाता, धान में पाया जाता है। ये जो एजोला हमारा है ना, एजोला क्या है, एक जैविक उर्वरक है, जैव उर्वरक है। ये क्या है, जैव उर्वरक है। इसमें एक जीवाणु पाया जाता है। आखिर जिस तरह से हमारा मटर के पौधे में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, तभी तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो पाता है, तभी तो जाके हमारा मटर का फसल बढ़िया हो पाता है। उसी तरह एजोला एक क्या है, जैविक उर्वरक है। इसे जलीय फर्न भी बोलते हैं। एग्जाम में बहुत बार आया है कि एजोला क्या है, एक जलीय फर्न है। क्या है, जलीय फर्न है। और इसमें एक जीवाणु पाया जाता है एजोला में, जिसका नाम है एनाबीना। जिसका नाम क्या है, एनाबीना नाम है, याद रखिएगा। एजोला में एक जीवाणु पाया जाता है एनाबीना एजोली। एनाबीना क्या पाया जाता है, एजोली पाया जाता है। यही जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। यही जीवाणु क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। पूछेगा एजोला क्या है, तो एजोला एक पहले क्या है, जैव उर्वरक है। दूसरी बात, एजोला और क्या है, तो बोलेंगे एजोला एक जलीय फर्न है या जलीय पौधा है। एजोला में कौन सा जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो बोलेंगे एनाबीना एजोली एक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। और एक एजोला से पूछता है कि एजोला का सहजीवी कौन है, तो बोलेंगे एजोला का जो सहजीवी है वो नील हरित शैवाल है। नील हरित शैवाल है। पूछता है एजोला का सहजीवी का कार्य कौन करता है, तो नील हरित शैवाल करता है। तो इस प्रकार मैंने एजोला से आपको बता दिया। कुछ याद कर लेते हैं हम लोग। धान में जो जैविक उर्वरक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो एजोला बता दिए, एजोला से संबंधित 4-5 क्वेश्चन बता दिए, आप लिख लीजिएगा। एजोला हो गया, धान यानी धान में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जो कार्य करता है वो हमारा कौन कौन सा जैविक उर्वरक है, एजोला है, एनाबीना है, याद रखिएगा ये एनाबीना है। एनाबीना एजोली जीवाणु पाया जाता है एजोला में। एक हमारा नॉस्टॉक होता है, नॉस्टॉक होता है, एक नील हरित शैवाल। ये सब जो जैव उर्वरक है हमारे धान के नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या करता है, मदद करता है, जिससे धान का फसल क्या होता है, बढ़िया होता है। इस प्रकार शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नील हरित शैवाल धान में पाया जाता है। धान में और पाए जाने वाला एजोला हो गया, एनाबीना हो गया, नॉस्टॉक हो गया, इसे वो याद रखिएगा। धान में पाए जाने वाले नील हरित शैवाल के बाद कौन कौन सा, तो एजोला, उसके बाद एनाबीना, उसके बाद और एक क्या बताए, नॉस्टॉक। 4 याद रखिएगा। और एजोला में पाए जाने वाला जीवाणु एनाबीना एजोली हो गया जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, जिससे धान की फसल बढ़िया होती है। उसके बाद इसका सहजीवी के रूप में जो कार्य करता है, यानी किसके साथ यदि मिला दिया जाए इसका, तो एक बढ़िया जैव उर्वरक का और बढ़िया कार्य करे, तो इसे एजोला को यदि नील हरित शैवाल के साथ मिलाते हैं तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण और बढ़िया ढंग से होता है। राइजोबियम लेग्यूमिनस सेरम जो है मटर के पौधे में पाया जाता है, जड़ में सही है। एजोटोबैक्टर जो पाया जाता है ये धान गेहूं के में पाया जाता है, ये भी सही है, लेकिन एजोला मक्का में नहीं पाया जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक बनता है। अभी जस्ट आप लोगों को बताए थे, नील हरित शैवाल के साथ यदि इसे मिला दिया जाए तो क्या होता है, एक अच्छा उर्वरक बन जाता है। यूरिया हमारा क्या है, रासायनिक उर्वरक है। याद कीजिए केमिकल फॉर्मूला CONH2 का हॉल 2, CONH2 का हॉल 2, और कार्बा इसका दूसरा नाम क्या है, कार्बामाइड नाम है। यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है, 46.7। यूँ कहें ये लगभग कितना के बराबर हो जाएगा, 47% के बराबर हो जाएगा। बता दिए आप लोगों को। और यूरिया में जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो एमाइड के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, एमाइड के रूप में पाया जाता है। ये सारा इन्फॉर्मेशन पहले भी वीडियो में हम बता चुके हैं, फिर भी रिवाइज करवा रहे हैं ताकि बार बार बोलें, ताकि आप लोगों को हमेशा याद रहे। तो ये यूरिया का दूसरा नाम कार्बामाइड, इसमें जो नाइट्रोजन पाया जाता है एमाइड के रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजन होता है 46.7% होता है, और एक रासायनिक उर्वरक है, जबकि वो लोग क्या है, जैव उर्वरक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 आपका समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 9 जो है, विकास का मुख्य कारण क्या है। आप लोगों को बताए थे कि जो विकास का जो मुख्य कारण था वो प्राकृतिक चयनवाद, प्राकृतिक वरण था या प्राकृतिक चयन था, नेचुरल सिलेक्शन था। और द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो दिए थे वो डार्विन साहब दिए थे, इसीलिए डार्विनवाद या प्राकृतिक चयनवाद या प्राकृतिक वरणवाद बोला गया। विकास का मुख्य कारण वो बताए थे प्राकृतिक चरण, जो कौन नहीं बता पाए थे, वो हमारे लेमार्क साहब नहीं बता पाए थे। यदि विकास की बात आया तो जय विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो ये लेमार्क साहब समझाए थे। लेकिन विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया, विकासवाद सिर्फ है, जय प्रकाश को सर्वप्रथम की बात करेगा तो लेमार्क, लेकिन विकासवाद का जो सिद्धांत दिए थे वो किसने दिया था, तो वो डार्विन साहब ने दिए थे। डार्विन साहब की एक पुस्तक थी, आप लोगों को शायद याद होगा, जिस पुस्तक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ क्या था, स्पीसीज था। द ओरिजिन ऑफ लाइफ किसका था, ए आई ओपेरिन का, जो भौतिकवाद या पदार्थवाद का सिद्धांत दिए थे। पदार्थवाद या भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिए, ए आई ओपेरिन। इनकी पुस्तक का नाम था द ओरिजिन ऑफ लाइफ, द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये ए आई ओपेरिन साहब का था। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन साहब के थे। उत्परिवर्तन की बात करेंगे तो उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत दिए थे ह्यूगो ड्यूबरीज ने दिए थे, और जो कौन नहीं बता पाए थे, ये डार्विन साहब नहीं बता पाए थे। डार्विन साहब ये नहीं बता पाए थे जो नई जाति की उत्पत्ति होती है वो अपने पूर्वज से भिन्न क्यों हो जाता है, इसी चीज़ को उन्होंने नहीं बता पाए थे। यही चीज़ को बताए थे वो कौन, तो ये बताए थे ह्यूगो ड्यूबरीज साहब। बताए थे कि जो नई जाति की जो उत्पत्ति होती है और उसमें जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जो विविधता का कारण है, उसका कारण है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन है। इसलिए उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो दिए थे वो हमारे ह्यूगो ड्यूबरीज साहब ने दिए थे। शायद क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करते हैं। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, देखिए आ गया। अब जीवों में विविधता का कारण आप लोगों को बताए थे क्या है, तो वो म्यूटेशन है। जबकि हमारा विकास का मुख्य कारण, वहाँ सिर्फ विकास का मुख्य कारण बोल रहा है। विकास का मुख्य कारण जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में था, विकास का मुख्य कारण। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 में विकास का मुख्य कारण, इसमें क्या था, विकास का मुख्य कारण करने का मतलब है जो पर्यावरण के अनुकूल जो हमारे क्या होंगे, जो जीव जंतु होंगे वही सर्वाइव करेंगे। इसलिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दिए थे हमारे डार्विन साहब ने। डार्विन साहब क्या बोले थे, योग्यतम की उत्तरजीविता, यानी कि जो पर्यावरण के अनुकूल रह पाएंगे उसमें एक अच्छे जीव के रूप में रह लेंगे, अपना प्रजनन कर लेंगे, तापमान के अनुकूल रह पाएंगे, वही जीव को हम क्या करेंगे, चयन करेंगे, और उसी जीव का क्या होगा, विकास भी होगा। इसका मतलब विकास का ये मुख्य कारण जो होगा वो क्या होगा, प्राकृतिक चरण होगा। जबकि हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि जीवों में अत्यधिक विविधता, यही चीज़ नहीं बता पाए थे डार्विन साहब ने, और ये चीज़ बताए थे हमारा ह्यूगो ड्यूबरीज साहब ने। बोले थे कि जीवों में अत्यधिक विविधता का जो कारण है वो म्यूटेशन है, जो आपका अपने पूर्वजों से जो अपने नई जो पीढ़ी जन्म लेता है वो तो जो डिफरेंट दिखता है, अलग अलग जो गुण आ जाते हैं, वो उसका म्यूटेशन का कारण है। क्या कारण है, म्यूटेशन के कारण ही ऐसा होता है। इसलिए नव डार्विनवाद का सिद्धांत कहलाया, और नव डार्विनवाद का सिद्धांत ह्यूगो ड्यूबरीज दिए थे। जिस प्रकार लेमार्कवाद के सिद्धांत को नव लेमार्कवाद का सिद्धांत बीजमैन दिए थे, उसी प्रकार नव डार्विनवाद का सिद्धांत किसने दिए, ह्यूगो ड्यूबरीज साहब दिए। इस प्रकार शायद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त हुआ होगा। ह्यूगो ड्यूबरीज की बात और कर लेंगे तो ह्यूगो ड्यूबरीज तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिए ही दिए, साथ में इन्होंने एक पौधे पे परीक्षण किए थे जिसका नाम था शांत प्रिमरोज या लैमार्कियाना पौधा का नाम था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वरणवाद को ही क्या बोलते हैं, प्राकृतिक चयनवाद भी बोलता है। निम्न में से किस पर आधारित था, तो याद कीजिए डार्विन ने अपना एक सिद्धांत क्या किए थे, प्रकाशित किए थे। उन्हें 4 सिद्धांत दिए थे, और उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रकाशित किए थे एक पुस्तक में जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है, लाइफ नहीं है, लाइफ आएगा तो ओपेरिन साहब का हो जाएगा, स्पीसीज। इसी में उन्होंने अपने जैव विकास से संबंधित 4 बातें रखी थी। उनका कहना था, आप लोगों को बताए थे, पहला क्या था कि जीवों में इतनी क्षमता होती है प्रजनन करने की कि वो जो पर्यावरण के अनुकूल जो करना चाहिए था, पर्यावरण के कैपेसिटी के जो अनुकूल करना चाहिए था, उससे भी कहीं ज़्यादा कैपेसिटी होता है। अर्थात कोई भी जीव जितना चाहे उतना प्रजनन की क्रिया, कोई भी जीव जितना चाहे उतना संतान की उत्पत्ति कर सकती है, पहला था। दूसरा आप लोगों को बताए थे, संघर्ष होता है जीवन में, क्या होता है, संघर्ष होता है, या तो अंतर्जातीय संघर्ष हो या वातावरणीय संघर्ष हो, और उसी में से जो बढ़िया जीव संघर्ष करके जी लिए, पर्यावरण के अनुकूल ढल गए, वातावरण के अनुकूल ढल गए, वही जीव का चयन किया गया। तीसरा आप लोगों को बताए थे हम कि जो जीवों में जो विभिन्नताएं होती है, पूर्वजों से क्या होती है, विभिन्नताएं पाई जाती है, यानी उसके वंशागति में विभिन्नताएं पाई जाती है। चौथा जो मोस्ट इंपोर्टेंट था वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत बताए थे। इसी का दूसरा नाम रख दिया गया प्राकृतिक चयनवाद, प्राकृतिक वरणवाद या डार्विनवाद बोला गया। और इनकी एक थ्योरी थी द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन।
द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। हिंदी में वही हो गया। नेचुरल का मतलब क्या? प्राकृतिक। सिलेक्शन का मतलब क्या? चयन। थ्योरी का मतलब क्या? सिद्धांत। यानी चयनवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन साहब ने दिए थे। और चयनवाद का सिद्धांत किसमें प्रकाशित हुई थी? तो हुआ था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक में। और सिद्धांत इनका क्या था? तो कोई भी जीव प्रचुर मात्रा में संतान की उत्पत्ति कर सकता है, कोई भी जीव जीवन में उसके संघर्ष होता है, कोई भी जीव में उसके वंशागति में विभिन्नताएं पाई जाती है। और योगतम की उत्तरजीविता का मतलब हो गया उन जीवों में से जिसने संघर्ष किया, जिसने संतान की उत्पत्ति किया और संतान की उत्पत्ति में से विभिन्नताएं पाई गई, इन सभी में से जो सबसे योग पाए गए उसका हम क्या करेंगे? चयन करेंगे। चयन किया गया, इसीलिए योगतम की उत्तरजीवी, योग प्लस उत्तम, सबसे योग जो हुआ उसका चयन किया गया। इस प्रकार आप देखिए, पहला ओवर प्रोडक्शन हो गया। ओवर प्रोडक्शन पहला ही है, कोई भी जीव की जितना चाहे संतान उत्पत्ति कर सकता है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, क्या बोला जा रहा है? जीवन, संघर्ष और विभिन्नताएं पाई जाती है। 1 और 2 और 3 इसी में मिला दिया है। उसके बाद तीसरा क्या? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योगतम की उत्तरजीविता। इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा? सभी का सभी हो जाएगा। शायद आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? देखिए, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है? चलिए सीखने वाली बात है। सबसे पहले बात करेंगे बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है, जो रासायनिक सूत्र होता है, वो C6H6 होता है। C6H6 होता है। यदि हम सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे, इसको जो डिनोट करते हैं हम लोग इस तरह से करते हैं, सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड जो बनता है 2 सिंगल बॉन्ड के बीच बनता है। ये जहाँ पे सिंगल बॉन्ड आपको दिखेगा, मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच ये सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे 1 सिग्मा बनेगा। कितना बनेगा? 1 सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन जहाँ पे आपको डबल दिख जाएगा, डबल बॉन्ड, वहाँ पे आपका क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। क्या बनेगा? पाई बॉन्ड आपका बनेगा। उसके बाद जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखेगा, वहां पे भी हमारा क्या होगा? क्योंकि जैसे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा मतलब डबल बॉन्ड आ रहा है, तो वहां पे पाई बॉन्ड। देखिए ये डबल बॉन्ड हो गया तो 1 पाई बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड बनना आपका क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। यानी सिग्मा बॉन्ड हमेशा याद रखिएगा सिंगल एकल बंधन में बनता है, जबकि पाई बॉन्ड जो है हमारा डबल या ट्रिपल बॉन्ड में बनता है। अब ये निकालने के लिए स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। C6H6 यानी कार्बन कितना है? 6 और हाइड्रोजन भी कितना है? 6। तो ये क्या होता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर, इस तरह स्ट्रक्चर होता है इसका। 6 कार्बन हो गया, देख लीजिए, 1 कार्बन 2 3 4, ऐसे ही बना देते हैं। 1 कार्बन 2 3 4 5 6। उसके बाद 6 हाइड्रोजन है, तो ये देखिए एक सिंगल बॉन्ड से ये जुड़ा होता है, डबल बॉन्ड से ये जुड़ा होता है, डबल बॉन्ड से ये, डबल बॉन्ड से ये, और ये दोनों सिंगल बॉन्ड से। अब देखिए कार्बन के पास जो होता है हमारा क्या होता है? 4 बॉन्ड ये बनाता है, 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो ये एक कार्बन के पास देखिए 2 1 3 ही हुआ, तो एक खाली इधर, एक 2 1 3 इधर, एक खाली, 2 1 3 एक इधर, फिर 2 1 3 1 4 हो जाएगा, फिर 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4। अब यहाँ पे हाइड्रोजन रख दीजिए। 6 हाइड्रोजन था, 1 2 3 4 5 6। अब जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड दिखे वहाँ पे पाई होगा, जहाँ जहाँ सिंगल दिखे वहाँ 1 1 पाई होगा पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 1 1 यहाँ होगा कि नहीं, 1 1 यहाँ 2 1 यहाँ 3 1 यहाँ 4 5 6, फिर ये दोनों कार्बन के बीच 7, फिर ये दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है 8, फिर ये दोनों कार्बन के बीच है 9 हो गया। अब देखिए जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ भी एक हमारा सिग्मा बनेगा। 9 1 10 हो गया, 1 11 हो गया, 1 12। इस प्रकार सिग्मा कितना हो गया? 12। अब पाई बॉन्ड कहाँ बनेगा? जहाँ डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो डबल बॉन्ड कितना है? 1 2 और 3। तो देखिए तो हमारा पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस प्रकार आपको स्ट्रक्चर भी याद रखना जरूरी है। तो इस तरह बनता है ये। चलिए बड़ा हो गया तो इसका आंसर ये है। हम आपको मेथेन की बात करते हैं। CH4 लिखिए, इसमें बोलेगा सिग्मा बॉन्ड कितना और पाई बॉन्ड कितना। तो स्ट्रक्चर बनाइएगा। एक कार्बन है, इसका 4 को क्या होता है? 4 बॉन्ड बनता है इसका। तो ये 4 को हाइड्रोजन था CH4 में, चारों रख दीजिए, रख दिए। सॉरी, रख दिया। अब देखिए जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है सिग्मा आएगा, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4। अब बोलेंगे CH4 में कितना सिग्मा बॉन्ड है? तो बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड कितना है? 4 है। पाई बॉन्ड कितना है? तो बोलेंगे पाई बॉन्ड नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख ही नहीं रहा है, तो पाई बॉन्ड हमारा नहीं। इस प्रकार याद रहा होगा आप लोगों को, सिंगल बॉन्ड जहाँ दिखे वहाँ पे हमारा सिग्मा बॉन्ड मिलेगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड दिखे वहाँ से पाई बॉन्ड स्टार्ट होता है, बट वहाँ सिग्मा बॉन्ड भी होता है। एक हमारा क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। 2 डबल बॉन्ड के बीच एक पाई हो तो होगा ही होगा, एक हमारा सिग्मा भी होगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, समझे। ट्रिपल बॉन्ड की बात आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड में भी हमारा क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा? एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, फिर ये दोनों के बीच हमारा पाई बॉन्ड बन जाएगा और सिग्मा बॉन्ड एक हमारा हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान रखिएगा, सिग्मा पाई बॉन्ड निकालने का यही तरीका है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 12 और 3 हो जाएगा। किसमें? सिग्मा और पाई में पूछा है तो।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। ये जो पाया जाता है वो हमारा सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज की यदि हम बात करते हैं तो सेल्यूलोज क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। तो सेल्यूलोज क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, कार्बनिक पदार्थ है। क्या है, कार्बनिक पदार्थ है और ये एक पॉलीसेकेराइड है। और सेल्यूलोज का जो एक क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है कि सेल्यूलोज का सबसे शुद्धतम प्राकृतिक रूप क्या है। सेल्यूलोज का सबसे शुद्धतम प्राकृतिक रूप क्या है, तो वो है कपास। याद रखिएगा, पूछेगा एग्जाम में कि सेल्यूलोज का सबसे शुद्धतम प्राकृतिक रूप क्या है, तो वो है कपास। सेल्यूलोज क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है और ये पॉलीसेकेराइड है। याद रखिएगा ये क्या है, पॉलीसेकेराइड है। यदि हम बात करते हैं सुक्रोज की, तो सुक्रोज हमारा क्या हो गया, चीनी हो गया। सुक्रोज हमारा क्या हो गया, चीनी हो गया। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C12H22 और O11। याद रखिएगा, सुक्रोज क्या होता है, C12H22 O11। और सुक्रोज दो पार्ट में टूटता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाता है C6H12 और O6 हो जाता है। और फ्रक्टोज का भी यही केमिकल फॉर्मूला होता है। इस प्रकार याद रखिएगा। और फ्रक्टोज जो है हमारा प्रकृति का सबसे मीठा क्या है, प्रकृति का सबसे स्वीटेस्ट जो पदार्थ है हमारा वो फ्रक्टोज ही है। फ्रक्टोज ही सबसे क्या है, प्रकृति का सबसे मीठा पदार्थ है, ये याद रखिएगा। तो इस प्रकार आपका 13 समाप्त हुआ होगा। और सुक्रोज में एंजाइम आप लोगों को हम बताए ही थे, सुक्रेज। याद है कुछ आप लोगों को, SSGF। SS साहब के पास गर्लफ्रेंड है, एस जो S पहला क्या हो गया, सुक्रोज हो गया। और ये सुक्रेज एंजाइम है। सुक्रेज का ही दूसरा नाम इन्वर्टेज है, तो SIGF याद रख सकते हैं। सब इंस्पेक्टर के पास क्या है, GF है। यानी सुक्रोज को तोड़ने वाला एंजाइम हमारा इन्वर्टेज और तोड़ता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। उसके बाद सुक्रोज को बताए थे आप लोग को, माल्टोज बताए थे, याद है। माल्टोज को तोड़ने वाला MMGG। माल्टोज एक पदार्थ है जिसको तोड़ने वाला एंजाइम माल्टेज है और तोड़ता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। उसके बाद और आप लोगों को बताए थे LL बताए थे आप लोगों को कि लैक्टोज को एक तोड़ता है कौन, LLGG बताए थे आप लोगों को, ग्लूकोज में तोड़ता है। लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम तोड़ता है, ग्लूकोज में तोड़ता है। इस प्रकार 13 आपका क्या हुआ, समाप्त हुआ। सेल्यूलोज क्या हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गया। इसका सबसे शुद्धतम रूप हमारा कपास हो गया। उसके बाद सबसे प्रकृति का सबसे मीठा पदार्थ कौन सा हो गया हमारा, ये फ्रक्टोज हो गया। इस प्रकार चलिए क्वेश्चन नंबर 13 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि धान के लिए समानता प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशी। खरपतवार किसको बोलते हैं, तो जब हमारे फसल में अवांछित पौधे उग जाते हैं जिससे हमारे फसल को नुकसान पहुंचाता है। नुकसान किस प्रकार पहुंचाता है, तो जब ये अवांछित पौधे उग जाते हैं तो एक तो क्या करता है, जो हम खाद्य पदार्थ डालते हैं, जैविक पदार्थ या रासायनिक खाद्य पदार्थ उर्वरक डालते हैं, उसका तो अवशोषण करता ही करता है। साथ ही साथ उससे आने वाली जो प्रकाश है उसको भी क्या करता है, इस फसलों तक पहुँचने में क्या कठिनाई करवाती है, ताकि कठिनाई होती है क्योंकि उसके जगह को ये क्या करता है, छेक लेता है। इस प्रकार खरपतवार नाशी को या खरपतवार को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रासायनिक पदार्थ डालते हैं। या तो देखते हैं जब गांव में धान वगैरह होता है तो निकौनी बोलते हैं उसको, जो घास वगैरह निकालते हैं वही हमारा क्या है, खरपतवार है। और वो उसको क्या करते हैं, एक तो हाथ से निकाल देते हैं, दूसरी क्या होता है उसमें केमिकल वगैरह ही डाल देते हैं, जिससे क्या होता है वो उगता ही नहीं है। जैसे प्याज वगैरह जब हम लोग लगाते हैं तो बोलते हैं कि घास नहीं उगने वाला क्या करो, दवा पहले ही डाल दो उसमें ताकि वो आए ही नहीं, वही खरपतवार है। उसी को नाश करने वाला खरपतवार नाशक या खरपतवार नाशी बोलते हैं। ये जो खरपतवार नाशी है वो 2,4-D है, याद रखिएगा। एक DDT होता है, ये कीटनाशक है। DDT क्या है, कीटनाशक है, जबकि 2,4-D क्या है हमारा, 2,4-D क्या है, ये हमारा खरपतवार नाशी है। यानी फसल में उगने वाले अवांछित पौधे को मारने वाले नाशक को, यानी मारने वाले पदार्थ को या रसायन को बोलते हैं हम लोग खरपतवार नाशी। और ये जो रसायन है वो है 2,4-D। तो एग्जाम में देता है 2,4-D क्या है, तो खरपतवार नाशी है या कीटनाशी है, तो याद रखिएगा खरपतवार नाशी है 2,4-D। और DDT क्या है, कीटनाशक है। DDT क्या है, कीटनाशक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है, एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनता है कि मेमोरी मापने की सबसे छोटा यूनिट आप लोग से पूछे, किसका, मेमोरी मापने की सबसे छोटा यूनिट, मेमोरी मापने की सबसे छोटा यूनिट पूछे तो बीट बोलिएगा। क्या बोलेंगे, बीट बोलेंगे। और हम लोगों को पता है कि जो बीट होता है उसमें 0 या 1 होता है। यही तो दो बाइनरी क्या है हमारा नंबर है, बाइनरी नंबर 0 या 1 होता है। यानी सबसे छोटा यूनिट हमारा क्या है, बीट है। पूछे कि मेमोरी मापने की सबसे छोटा यूनिट क्या है, बीट। और किस में मापते हैं, तो बाइनरी नंबर में मापते हैं जो 0 या 1 होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है। यानी बिट्स वही हो गया, बहुत सारे बिट मिलेंगे तो बिट्स कहलाएंगे। जैसे बहुत सारे लड़के मिलते हैं तो बॉय को बॉयज बोलते हैं,
बोलते हैं ना, जब एक से अधिक लड़का होता है बॉयज बोलते हैं, उसी तरह एक से अधिक बीट होगा तो बीट्स बोलेंगे। तो एक बाइट जो होता है आपका, एक बाइट जो आपका होता है वो 8 बीट के बराबर होता है। जब 8 बीट मिल गया तो बिट्स बोलेंगे, इसको बोलेंगे ना 8 बिट्स हो गया, यानी 8 बीट को मिलाएंगे तो एक बाइट हमारा बनेगा। 8 बीट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक बाइट बनेगा, याद रखिएगा। यानी कि एक बाइट में कितना बिट्स होंगे, तो 8 बिट्स होंगे। और मेमोरी मापने की सबसे छोटी यूनिट क्या, अब ऐसे भी दिख रहा होगा, बाइट बड़ा है और बीट क्या है, छोटा है। 8 को छोटे छोटे बीट को मिलाए तो एक बाइट बना। तो बाइट तो हमारा मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट होगा नहीं, जब भी होगा तो क्या होगा, बीट होगा। बाइट और बीट में ही कंफ्यूजन होता है। एग्जाम में कभी बीट्स लिखा आ जाए कि सबसे छोटा यूनिट बीट्स होता है तो घबराना नहीं है, बीट्स मानना है। तो ये याद रहे कि 8 को मिलाए तो एक बाइट बना, तो बाइट तो बड़ा हो गया, तो बाइट कभी भी छोटा यूनिट मेमोरी का नहीं होगा। यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी फॉर द मेजरमेंट क्या कहलाएगा, हमारा बीट कहलाएगा। बीट सबसे छोटा यूनिट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होते हैं, तो 8। लेकिन अब क्वेश्चन पढ़ते हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं, हम लोग कंफ्यूजन करते हैं कि 1 किलो बाइट में कितना बाइट्स, 1 किलो बाइट में कितना बाइट्स होता है, 1 मेगा बाइट में कितना होता है। तो इधर हम लिखते हैं किलो बाइट, किलो बाइट, मेगा बाइट, किलो बाइट में, उसके बाद गीगा बाइट, उसके बाद टेराबाइट। कम से कम इतना तक तो याद रखिए आप लोग। पूछता है एग्जाम में कि 1 किलो बाइट में कितना बाइट्स होता है, 1 किलो बाइट में, तो ये 1024 बाइट्स होता है। बिट्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बाइट्स बोलेंगे। फिर पूछेगा 1 मेगाबाइट में कितना किलो बाइट होता है, 1 मेगाबाइट में कितना किलो बाइट होता है, तो लिखेंगे ये भी 1024 किलो बाइट होता है। फिर पूछेगा 1 गीगाबाइट में कितना मेगाबाइट होता है, तो 1024 होता है। उसके बाद पूछेगा 1 टेराबाइट में कितना गीगाबाइट होता है, तो ये भी कितना होता है, 1024। याद रखिएगा 1024 क्या होता है हमारा, ये गीगाबाइट होता है। 1024 क्या होता है, गीगाबाइट होता है। तो इधर हो गया 1 किलो बाइट में कितना बाइट्स होता है, तो 1024 बाइट्स होता है 1 किलो बाइट में। और 1 मेगाबाइट में कितना होता है, तो 1024 किलो बाइट होता है, ये 1024 किलो बाइट होता है। और 1 गीगाबाइट में कितना होता है, तो 1024 मेगाबाइट होता है। फिर 1 टेराबाइट में कितना होता है, 1024 गीगाबाइट। देखिए अब इसको याद कैसे रखेंगे। इधर हम लिखते हैं KMGT, इधर लिखते हैं बा की में गी, सॉरी KMGT, इधर लिखते हैं बा की में गे, इधर बाकी मेगी, याद रखिएगा। इधर KMGT, ये K से हो गया किलो बाइट और B से हो गया क्या, बाइट। तो कितना बाइट, 1024 बाइट। कितना बाइट, 1024। कितना में, तो 1 किलो में। और 1 मेगाबाइट में कितना होगा, तो ये K से हो गया किलो बाइट, तो 1 मेगाबाइट में कितना होगा, 1024 किलो बाइट होगा। फिर 1 गीगाबाइट में कितना होगा, तो में से हो गया मेगाबाइट, तो ये भी 1024 मेगाबाइट होगा। 1 टेराबाइट में कितना होगा, तो 1024 आपका गीगाबाइट होगा। याद रखिएगा ये वाला उठ के यहाँ आ जाता है, ये वाला यहाँ आ जाता है, ये वाला यहाँ आ जाता है, और ये वाला आपका यहाँ आ जाता है। इस प्रकार आप लोगों को ध्यान में रहे थे। KMGT 2-3 बार लिखिएगा। इधर बाकी मेगी लिख लीजिएगा, बाकी मेगी, यानी 1 किलो बाइट में कितना बाइट्स होगा, तो 1024 बाइट्स होगा। 1 मेगाबाइट में कितना किलो बाइट होगा, अब किलो बाइट पूछ रहा है, तो 1024 किलो बाइट होगा। 1 गीगाबाइट में कितना मेगाबाइट होगा, तो 1024 मेगाबाइट होगा। 1 टेराबाइट में कितना गीगाबाइट होगा, तो 1024 गीगाबाइट। इस प्रकार एग्जाम में देता है कि निम्नलिखित में कौन मेमोरी मापने की सबसे बड़ी यूनिट है, तो टेराबाइट है। दिख रहा है ना आपको, टेराबाइट, यानी 1024 जी को मिलाए, 1024 गीगाबाइट को मिलाए, तब हमारा टेराबाइट बना। यानी टेराबाइट बड़ा है कि नहीं, सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा हो गया टेराबाइट, और सबसे छोटा यूनिट हो गया बीट हो गया। सबसे छोटा मेमोरी मापने की बीट, और सबसे बड़ा हो गया टेराबाइट। इससे भी बड़ा होता, बड़ा वाला याद नहीं रखिएगा, अब स्मॉलेस्ट रखिए, सबसे छोटा यूनिट हमारा बीट हो गया। इस प्रकार आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किनके द्वारा। ये बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसी से आज हम लोग पढ़ेंगे। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया, परमाणु बम का किसने किया, न्यूट्रॉन बम का किसने किया, परमाणु रिएक्टर का किसने किया, ये सब सीखेंगे। तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया, तो ये जो किए वो एडवर्ड टेलर साहब किए। किसने किए, एडवर्ड टेलर साहब ने किए।
बात आया जो हाइड्रोजन बम जो बनाया गया था सर्वप्रथम किस देश के द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा यूएसए देश के द्वारा बनाया गया था। जिस प्रकार परमाणु बम की परीक्षण किया गया था उस प्रकार हाइड्रोजन बम का भी परीक्षण किया गया था। ये 1900 कब किया गया था, 52 में किया गया था। और कहाँ किया गया, तो प्रशांत महासागर में किया गया। और एक द्वीप था जिस द्वीप का नाम था मार्शल द्वीप, याद कर लीजिएगा। जिस प्रकार हम लोग परमाणु बम पढ़ते हैं हिरोशिमा नागासाकी पे, उसी प्रकार ये भी याद रखिएगा हाइड्रोजन बम सर्वप्रथम किस देश ने विकास किया, तो यूएसए ने किया। और किस व्यक्ति ने इसका खोज किया, तो एडवर्ड टेलर साहब ने किए। किसने किए, एडवर्ड टेलर साहब ने किए। और इसका परीक्षण कब किया गया, 1952 में। और कहाँ किया गया, तो प्रशांत महासागर के मार्शल द्वीप पे किया गया। ये तो हाइड्रोजन बम से संबंधित है। और बात है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आप लोगों को हम बताए जब भी बम आएगा तो उसमें क्या होगा, अनियंत्रित होगा, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होगी। अनियंत्रित क्या होगी, श्रृंखला अभिक्रिया होगी उसमें, ये याद रखिएगा। लेकिन वो संलयन होगा कि विखंडन होगा, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन बम में संलयन होता है। अनियंत्रित श्रृंखला संलयन अभिक्रिया, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है किसमें, हाइड्रोजन बम में। हाइड्रोजन बम में क्या होता है, नाभिकीय अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया होती है, अनकंट्रोल रिएक्शन होता है। और कैसा होता है, तो संलयन की अभिक्रिया होती है। एक छोटे छोटे मिलकर एक बड़े का क्या करता है, निर्माण करता है। और सब में क्या होता है, श्रृंखला अभिक्रिया होती है। इस सिद्धांत पे ये कार्य करता है। अब बात करते हैं परमाणु बम। परमाणु बम का जो खोज किया था वो किए थे जे रॉबर्ट ओपेनहीमर साहब ने। जे रॉबर्ट किसने किए थे, ओपेनहीमर साहब ने परमाणु बम का खोज। और परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जैसे बम की बात आएगा तो पहले अनियंत्रित में होगा, ये सब अनियंत्रित होगा। लेकिन इसमें संलयन नहीं होके क्या होगा, अनियंत्रित नाभिक का विखंडन होता है। अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पे काम करता है। और सब में सब श्रृंखला अभिक्रिया होती है। एग्जाम में दे देगा अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया, इतना लंबा नहीं देता है। नाभिकीय विखंडन ये अक्सर पूछता है, लेकिन यदि टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो वो नियंत्रित और अनियंत्रित लगा देगा। तो ये हमारा परमाणु बम हो गया जो 1945 वाला केस पढ़े होंगे। अब बात करते हैं, ये हमारा जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, याद रखिएगा परमाणु बम का खोज एडवर्ड टेलर साहब ने, जबकि ये हाइड्रोजन बम का खोज एडवर्ड टेलर साहब ने, परमाणु बम का खोज ओपेनहीमर साहब ने। अब आया सैमुअल कोहेन, ये न्यूट्रॉन बम का खोज किए। क्या, कौन से बम का खोज किए, न्यूट्रॉन बम का खोज किए। जब न्यूट्रॉन बम आएगा तो इसमें भी क्या होगा, विखंडन की बात आएगा। सिर्फ बम में हाइड्रोजन में याद रखना है संलयन होता है, लेकिन अनियंत्रित ही होता है। तो न्यूट्रॉन में क्या होगा, विखंडन होगा, जिस प्रकार परमाणु बम में होता है। तो सैमुअल कोहेन न्यूट्रॉन बम की खोज किया। इसमें भी अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, यानी जो परमाणु बम जिस सिद्धांत पे कार्य करता है उसी पे न्यूट्रॉन बम भी कार्य करता है। लेकिन परमाणु रिएक्टर की बात आए, परमाणु भट्ठी की बात आए, परमाणु भट्ठी या इसी को बोलते हैं आणविक भट्ठी, आणविक भट्ठी, इसमें जो रिएक्शन होता है वो कंट्रोल्ड होता है, नियंत्रित होता है। क्या होता है, नियंत्रित अभिक्रिया होती है। इसमें होता तो विखंडन इसमें भी है, लेकिन जो विखंडन होता है वो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है। नाभिक इसमें भी टूटता है, लेकिन इसमें क्या होता है, नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया होती है। नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया होती है, कंट्रोल रिएक्शन होता है। इसमें शीतलक पड़े होंगे, मंदक पड़े होंगे, ये सब का यूज किया जाता है ताकि ये सब क्या हो, कंट्रोल रहे। तो इस प्रकार आप लोगों को मैंने बता दिया। और परमाणु आणविक भट्टी का खोज एंड्रिक फर्मी साहब ने किए, जो बताए थे शिकागो पाइल 1 पहला परमाणु रिएक्टर का नाम था, भारत का अप्सरा था। तो इस प्रकार हाइड्रोजन बम बता दिए, किसने खोज किया, कब परीक्षण किया गया, कहाँ किया गया और किस देश ने किया, और इसका खोज किसने किया और किस सिद्धांत पे कार्य करता है। उसी प्रकार बता दिए परमाणु बम, इसका खोज किसने किया, किस सिद्धांत पे कार्य करता है। सैमुअल कोहेन के भी बारे में बता दिए, किस न्यूट्रॉन बम का खोज किया, किस सिद्धांत पे कार्य करता है। इस प्रकार जो भी बोलते हैं ये सब चीज़ को एक जगह लिख लीजिए, ताकि ये अलग अलग आप लोगों को नहीं पढ़ना पड़े कि हाइड्रोजन बम कहीं और लिखा हो और वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है कहीं और लिखा हो। ऐसा नहीं, हाइड्रोजन बम को लिख लीजिए, उससे संबंधित नीचे ठीक तुरंत परमाणु बम लिख लीजिए, न्यूट्रॉन बम लिख लीजिए। इस प्रकार उसका खोज और किस सिद्धांत पे कार्य करता है ये भी एक जगह आपको पढ़ने को मिलेगा। बाकी बात सीट में तो हम रिवीजन करवाते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है, निम्नलिखित में किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में करते हैं। प्रतिकर्षी के रूप में करते हैं मतलब मच्छर भगाने के, जैसे कॉइल वगैरह आप देखते होंगे। तो ये जो हमारा आंसर है लेमन घास है। लेमन घास से क्या होता है, एक तेल निकलता है जिस तेल का नाम होता है सिट्रोनेला। सिट्रोनेला, सिट्रोनेला तेल से ही क्या होता है, मच्छर जो है, प्रतिकर्षी का मतलब क्या होता है, जो आकर्षित नहीं हो, मच्छर क्या हो, दूर भागे। तो लेमन घास होता है, लेमन घास से निकलने वाली एक तेल है सिट्रोनेला, जो क्या करता है, मच्छर प्रतिकर्षी का काम करता है। घास पूछे तो लेमन घास, तेल पूछे तो सिट्रोनेला बताएंगे। कुछ मच्छर प्रतिकर्षी रसायन का नाम बताते हैं, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एलिथ्रीन, एलिथ्रीन होता है, प्रालेथ्रीन,
थ्रीन। ये सब क्या है, हमारा मच्छर भगाने वाला रासायनिक पदार्थ है। एलिथ्रीन, प्रालिथ्रीन। एग्जाम में पूछता है कि मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में निम्नलिखित में किसका यूज़ किया जाता है, तो घास नहीं देके आपको सेटोनेला तेल नहीं देके दे देगा एलिथ्रीन, प्रालिथ्रीन। तो ये सब क्या है, रासायनिक पदार्थ है, मच्छर को भगाने का काम करता है। उसके बाद और एक एग्जाम में पूछता है कि जो मच्छर भगाने के लिए जो मच्छर कॉइल का निर्माण किया जाता है, मच्छर कॉइल जो देखते हैं हम लोग, नीम वाला लेते हैं, गुड नाइट लेते हैं, उस कॉइल में जो यूज़ किया जाता है वो पायरेथ्रीन यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है, पायरेथ्रीन यूज़ किया जाता है, पायरेथ्रीन। तो इस प्रकार उसमें यूज़ किए जाने वाला पायरेथ्रीन है। और ये पायरेथ्रीन एग्जाम में पूछता है किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये एक बीजीय पौधा से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, एक बीजीय पौधा से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार आप लोग को याद रहे कि यदि पूछे प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी कौन सा है, प्राकृतिक पूछे यानी रासायनिक नहीं, मानव द्वारा निर्मित नहीं, प्राकृतिक पूछे तो बोलेंगे सेटोनेला का तेल है, या बोलेंगे लेमन घास है, लेमन घास से निकलने वाला सेटोनेला का तेल। या पूछे मानव द्वारा निर्मित मच्छर प्रतिकर्षी रसायन का नाम क्या है, तो मानव द्वारा निर्मित बोलेंगे एलिथ्रीन, या एलिथ्रीन और प्रालेथ्रीन बोलेंगे, एलिथ्रीन और प्रालेथ्रीन और पायरेथ्रीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मानव द्वारा निर्मित मच्छर प्रतिकर्षी रसायन कौन सा हो जाएगा, एलिथ्रीन, प्रालेथ्रीन, और एक जो मच्छर कॉइल में यूज होता है पायरेथ्रीन। यही सब क्वेश्चन आप एक जगह लिख लिया कीजिए। सारे क्वेश्चन मैंने अलग अलग से खोज के एक जगह आपको बताया। प्राकृतिक रूप से बता दिया, मानव द्वारा निर्मित मच्छर भगाने वाला दवा बता दिया, मानव द्वारा निर्मित वैसा दवा जो मच्छर कॉइल में यूज किया जाता है, सब मच्छर प्रतिकर्षी का काम करता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 की चर्चा करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लेजर एक युक्ति है। लेजर क्या है, एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात है LASER, पढ़े होंगे आप लोग। इसका एग्जाम में फुल फॉर्म बहुत पूछता है। एक तो पूछता है फुल फॉर्म, एक पूछता है किस प्रकार का विकिरण उत्पन्न करता है, और एक पूछता है किस प्रकार का प्रकाश उत्पन्न करता है, और जो विकिरण उत्पन्न होता है वो कैसा विकिरण होता है, ये भी पूछता है। 4-5 क्वेश्चन इससे बनता है। तो लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट, L से लाइट, A से एम्पलीफिकेशन, S से स्टिमुलेटेड, E से एमिशन और R से रेडिएशन। लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्पलीफिकेशन, L से लाइट, A से एम्पलीफिकेशन, उसके बाद बाय सिर्फ जोड़ा गया है, S से स्टिमुलेटेड, E से इमिशन, R से रेडिएशन। ये हो गया फुल फॉर्म। अब बात करते हैं किस प्रकार की किरण उत्पन्न करती है। तो ये जो विकिरण जो उत्पन्न करती है उद्दीपित विकिरण उत्पन्न करती है। किस प्रकार का विकिरण करता है, तो उद्दीपित विकिरण करता है। ये विकिरण का आंसर पूछेगा तो उद्दीपित विकिरण उत्सर्जित करता है। लेकिन यदि प्रकाश पूछेगा तो प्रकाश जो होता है वो एक वर्णी प्रकाश का उत्सर्जन करता है। कैसा करता है, एक वर्णी। पूछता है कि लेजर लाइट किस प्रकार का प्रकाश उत्पन्न करता है, तो एक वर्णी प्रकाश उत्पन्न करता है। किस प्रकार का विकिरण, देखिए पूछा है ना, लेजर एक जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, स्वतः विकिरण नहीं, उद्दीपित विकिरण उत्पन्न किया जाता है, और एक वर्णी प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये एक जगह लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन का आदर्श वाक्य क्या है। DRDO की बात किया है। DRDO का जो आदर्श वाक्य होता है वो बलस्य मूलम विज्ञानम होता है, जिसको शक्ति का स्रोत का विज्ञान कहा जाता है, शक्ति का स्रोत विज्ञान बोला जाता है। अब बात करते हैं DRDO की जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। अब बात करते हैं इसरो का आदर्श वाक्य क्या है। तो इसरो का आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसरो का आदर्श वाक्य क्या है, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो ये याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि एथिल अल्कोहल में नींबू को मिलाकर पीने का योग बनाया जाता है। यानी एथिल अल्कोहल क्या है, शराब है, जिसको जनरली हम लोग शराब बोलते हैं, इसी का शराब के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन इसको पीने योग नहीं बनाना है तो क्या करेंगे, अल्कोहल का ही प्राथमिक सदस्य होता है मेथेनॉल मिला दीजिएगा, जो कि वुड स्पिरिट बोलते हैं, जहर का काम करता है, पीने से आदमी का आंख खराब हो जाता है, अंधा हो जाता है। ये मिला दीजिएगा, पीने योग नहीं बचेगा, था अयोग हो जाएगा। और मिथेनॉल के साथ साथ पिरीडीन मिला दिया जाता है इसमें। तो याद रखिएगा, एथिल अल्कोहल को पीने योग नहीं रहने देना है या अयोग बना देना है तो मिथेनॉल और पिरीडीन मिला दीजिएगा। चलिए, ये शायद आप लोगों को ये क्वेश्चन बढ़िया लगा होगा, ये सेट बढ़िया लगा होगा आप लोगों को। जो भी बताते हैं कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, या तो सेट निकाल के उसी सेट पे उसी क्वेश्चन ऑप्शन के साथ साथ लिख लीजिए ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। फिर मिलते हैं आप लोगों को हम सेट नंबर